नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो अभी अभी पूज्यनी सरसंघचालिक जी से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। हम सब जान रहे हैं विज्ञान भवन में 2018 के बाद पहली बार ये कार्यक्रम हुआ जिसमें भारत की चर्चा की गई। ब्लूप्रिंट इसको कहा जा सकता है कि पूजनी सरसंघ चालक जी ने पिछले 100 साल का इतिहास और आगे के होने वाले काम, आगे जो समाज में अभी कमियां रह गई हैं, कहां तक पहुंचना है और कितना पहुंचना है, इस पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त जिज्ञासा समाधान का असत्र था, बहुत लंबा खिंच गया। मैं समझता हूं कि लगभग 2.5 घंटे का वो सत्र खिंच गया, जबकि अनुमान ये था कि 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा, परंतु 2.5 घंटे का वो सत्र खिंचा। और उसमें जो मूल प्रश्न आने वाले थे वो मैं पहले से अंदाजा लगा सकता था कि वो आने वाले थे। एक जो विरोधी लगातार इस तरह का प्रश्न करते हैं कि संघ आंदोलन में क्यों नहीं है, संघ स्वतंत्रता के आंदोलन में कहाँ था। दूसरा प्रश्न वो करते हैं कि जो समाज में आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों में संघ खड़ा क्यों नहीं होता। 75 वर्ष की आयु का जो समीकरण है वो पूजनी सरसंघ चालक जी से सवाल पूछना स्वाभाविक था। रिजर्वेशन को लेकर स्वाभाविक सवाल था। मुसलमानों का डीएनए एक है और उस डीएनए के आधार पर बांग्लादेशियों को भारत से भगाना क्यों, ये सवाल आना स्वाभाविक था। भारत में मुसलमान और ईसाई तुष्टीकरण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों विरोध करता है अगर डीएनए एक है, वो प्रश्न आना स्वाभाविक था। देश में मुसलमानों के नाम से जो सड़कें बनी हुई हैं और जो भवन बने हुए हैं, जो स्थानों के नाम चिन्हित हैं, उन स्थानों के नाम परिवर्तन को लेकर संघ का विचार क्या, ये बात स्वाभाविक है। अब इन बातों पर, ये मूल बातों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो बहुत सारी बातें लोगों ने की हैं। इसके अतिरिक्त भारत का व्यापारिक समीकरण, खासतौर से अमेरिका के साथ व्यापारिक समीकरण, इस विषय पर स्वाभाविक प्रश्न आए और ये प्रश्न आना स्वाभाविक थे भी। सबसे पहला प्रश्न जो मैं समझता हूं कि पूछा गया कि संघ का आंदोलनों में भाग क्यों नहीं, आंदोलनों में संघ खड़ा क्यों नहीं दिखाई पड़ा। तो पूजनी सरसंघ चालक जी ने बताया कि पूज्य डॉक्टर जी जिन्होंने संघ की स्थापना करी थी वो 2 बार जेल गए। विदर्भ के क्षेत्र में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में वही आंदोलन में थे। संघ की स्थापना के बाद भी वो जेल गए, लेकिन ये तय किया कि संघ केवल और केवल कार्यकर्ता तैयार करेगा जो राष्ट्र के लिए समर्पित समर्पित हों। ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण ही संघ करेगा। ये संघ का अपना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये पूज्य डॉक्टर जी ने तय किया था। वो यात्रा 100 वर्ष तक चलती, अनवरत चलती चली आ रही, इसलिए संघ आंदोलन में भाग नहीं लेता। दूसरी बात, संघ ने एक आंदोलन में स्वतंत्रता के बाद भाग लिया और वो आंदोलन केवल राम मंदिर का आंदोलन था। हालांकि मैं समझता हूं कि संघ ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया उसमें भी, 75 के आंदोलन में भी, जिसमें इमरजेंसी का आंदोलन था, इमरजेंसी में भी संघ ही सामने दिखाई पड़ा। इसके अतिरिक्त बाबा रामदेव का आंदोलन था, उसमें भी संघ ही दिखाई पड़ रहा था। अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसमें भी संघ ही पार्टिसिपेट कर रहा था। हालांकि उसका लाभ केजरीवाल ने लिया और एक ऐसा प्रोडक्ट निकल कर आया, क्योंकि जब समुद्र मंथन होता है तो मंथन में विष भी निकलता है और मंथन में कहीं ना कहीं अमृत भी निकलता है। अब वो विष ज्यादा, राहु और केतु ज्यादा प्रभावी हो गए, दिल्ली में सरकार बना ली, वो अलग बात भी है। लेकिन ये कुछ मुख्य आंदोलन है जिसमें मुझे लगता है कि संघ प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ, लेकिन वो संघ के स्वयंसेवक ही थे। आगे भी आंदोलनों के विषय में उन्होंने साफ कहा कि भाई संघ प्रत्यक्ष रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन राष्ट्र हित का कोई आंदोलन हो रहा हो, कोई कार्य हो रहा हो, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उसमें संघ के स्वयंसेवकों को कोई रोक नहीं है। संघ के स्वयंसेवक स्वाभाविक रूप से उसमें भाग लेते भी हैं और
उसके अलावा वो प्रोत्साहित भी करते हैं। समाज के बीच से जो व्यक्ति भी निकलता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो राष्ट्र निर्माण के विषय में काम कर रहा है, संघ उसके साथ खड़ा है, संघ के स्वयंसेवक उसके साथ खड़े हैं। संघ अपनी प्रतिष्ठा या अपने मान के लिए काम नहीं करता। संघ किसी के प्रतिनिधित्व के रूप में या संघ अपना मान बढ़ाने के उद्देश्य से काम नहीं करता। संघ संपूर्ण हिंदू समाज आंदोलन करे, हिंदू समाज कार्य करे, हिंदू समाज देश को आगे बढ़ाए, संघ उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संघ ही उसका बैनर, संघ का बैनर होगा, ऐसा संघ का कोई विचार ना तो होता है और ना ही संघ ऐसे विषयों में सामने आता है। लेकिन स्वयंसेवक कोई भी कार्य देश में जो देश की आवश्यकता है वो करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से वो सामने आ सकते हैं और वो भाग लेते ही हैं। संघ के स्वयंसेवक हर विषय पर काम करते ही हैं, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। दूसरा विषय ये आया कि डीएनए एक है, तो उन्होंने कहा डीएनए एक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन डेमोग्राफी दिमाग में रखनी ही चाहिए और ये बात दिमाग में स्वाभाविक रखनी चाहिए कि डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से ईस्ट तिमोर का उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया। मैं कहता हूं पाकिस्तान भी डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से आया, बांग्लादेश भी डेमोग्राफी चेंज करने की वजह से हुआ। देश में इस समय जो असम में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, केरला में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, या फिर राजस्थान के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ हिस्सों में, और अगर मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर में खासतौर से, ये सब कुछ डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से ही चल रहा है। उन्होंने कहा मजहब अलग हो सकता है, पूजा पाठ की पद्धति एक हो सकती है, लेकिन हमारा विचार यह है कि आप अपने आप को भारतीय कहिए और भारतवर्ष ही हमारा है। मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मैं उस विषय पर यह भी कहता हूं कि भारत भूमि को अपनी देवभूमि मानिए। जो लोग भी भारत भूमि को अपनी देवभूमि मानते हैं वही भारतवर्ष की संतानें कही जा सकते हैं। पूज्य सरसंघ चालक जी ने अपने शब्दों में उस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया। अब एक सवाल कि फिर बांग्लादेशियों को बाहर क्यों निकालना, तो उन्होंने कहा ये देश की व्यवस्था है, देशी व्यवस्थाएं सब जगह होती है, सारे संसार को ये बात चिंता करनी होती है कि जिसका जहां पर स्थान है वो वहां पर रहे, और अगर भारत में आना है तो अनुमति लेकर आए। ऐसे संसार के लगभग सभी देश अनुमति लेकर अपने देश में प्रवेश करवाते हैं और लोग काम करने जाते ही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत से भी लोग विदेशों में काम करते ही, अमेरिका यूरोप में काम करते ही हैं, उनके देशों से अनुमति लेते हैं, बाकायदा वीजा लेते हैं, इमिग्रेशन का पास लेते हैं और वहां पर काम करते हैं। भारत में भी अगर विश्व के किसी भी देश का कोई व्यक्ति काम करने आना चाहता है तो भारत सरकार से अनुमति ले काम करे, लेकिन अवैध घुसपैठ को भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अपना डीएनए मानता है कि मैं हिंदू हूं, मैं भारत भूमि की संतान हूं, उसको खास तौर से उसकी पहली पहचान यह है कि वो कानून को मानने वाला होता है, वो व्यवस्था को मानने वाला होता है। जो व्यवस्था को नहीं मानता वो कैसे कह सकता है कि हमारा डीएनए एक है? ये मैं कहता हूं। ये कुछ मूल प्रश्न थे। अब एक प्रश्न आना स्वाभाविक था कि 75 वर्ष की आयु का आपने ये जिक्र कर दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मोरोपंत जी के एक पुस्तक का विमोचन था, मैं उस विमोचन में गया था। मोरोपंत जी काम करने में बड़े हंसमुख थे। उनका एक व्रत कि जब वो किसी मंच पर गए तो उनको शॉल पहनाया गया, तो उस शॉल के एवज में उन्होंने एक व्यंग किया था। उस व्यंग को, उनकी चूंकि पुस्तक का विमोचन था इसलिए उस व्यंग का उद्धरण वहां पर दिया गया था। मेरा विचार, या मैंने ना तो स्वयं को 75 पर रिटायर करने की बात कही कि भाई हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ना ही किसी और के 75 पर सेवानिवृत्ति की बात की। ये बात संघ की तरफ से या पूजनीय सरसंघ चालक जी का कहना था कि हमारी तरफ से आई ही नहीं कि कोई भी 75 वर्ष की आयु की कंडीशन हम किसी पर डालने वाले हैं। ये उनको सोचना है, ये उन संगठनों को सोचना है, ये उन व्यवस्थाओं को सोचना है, ये व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता, कार्यशैली और अपनी शारीरिक स्थिति को सोचना है। अब इसको अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो पूज्य रज्जू भैया ने अपने जीवित रहते हुए पूज्य सुदर्शन जी को सरसंघ चालक घोषित कर दिया। पूज्य सुदर्शन जी ने अपने रहते हुए पूज्य मोहन जी को सरसंघ चालक घोषित कर दिया।
जबकि ये परंपराओं में संघ की है, संविधान की बात मैं नहीं करता, लेकिन संघ की परंपराओं में है कि सरसंघ चालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। ये पूज्य डॉक्टर जी के जमाने से चला आ रहा है। पूज्य डॉक्टर जी जब वो भगवान को प्यारे हुए, तो पूज्य डॉक्टर जी के पत्रों में जो एक पत्र था, उनकी इच्छा थी कि वो पूज्य गुरु जी को उन अब सरसंघ चालक के रूप में देखना चाहते थे। भैया जी डांडी उस समय हुआ करते थे। तो उस समय के सरकारवा से ये प्रश्न पूछा पत्रकारों ने कि भाई आप तो डॉक्टर साहब के बड़े नजदीक हुआ करते थे, और डॉक्टर साहब आपको सरसंघ चालक घोषित न करके नए लड़के को यानी कि पूज्य गुरु जी को कर गए। तो उन्होंने कहा, उस समय के सरकारवा ने, जो पूज्य डॉक्टर साहब के बहुत नजदीक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत नजदीक में उनके दिल में हुआ करता था, मैं डॉक्टर साहब के दिल में हुआ करता था, अब मैं गुरुजी के दिल में हूं, मैं काम करने आया हूं। इसमें संघ के स्वयंसेवकों को ना तो पद का लालच होता है, ना उसको प्रोग्रेस की, ना उसको धन का लालच होता है। वो तो सिर्फ मत वाले रूप में काम करता है। ये बात कल भी पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भाई मैं तो ये कहता हूं कि संघ के साथ काम करोगे तो काम यहां से कुछ पाना तो बहुत दूर की बात है, जो कुछ है वो भी खो दोगे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, और मैं समझता हूं कि संघ के जो सही मायने में कार्यकर्ता हैं वो इस प्रकार का ही चरित्र रखते हैं, वो इस प्रकार का ही विचार भी रखते हैं कि भाई हम तो संघ के लिए, हम तो देश के लिए करने आए, संघ एक प्लेटफॉर्म है, संघ एक माध्यम है, उसके माध्यम से करते हैं। लेकिन बारंबार पूज्य मोहन जी इस बात पर जोर देते हैं कि ये वक्तव्यों के सुनने से नहीं होगा, ये चीजों को दूर से देखने पर नहीं होगा, ये आपको तभी समझ में आएगा कि मैं कितना सत्य कह रहा हूं जब संघ की शाखा में जाएंगे, संघ को व्यवस्थित रूप से या प्रत्यक्ष रूप से संघ की शाखाओं में प्रवेश करेंगे और वहां पर माहौल देखेंगे। अब उन्होंने वसंतराव केलकर जी की एक बात कही कि भाई संघ का, अब वसंतराव केलकर विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे, और उनको वो जब समाज को जोड़ रहे थे, जो संघ का पुराना काम है कि समाज को जोड़ना, जब वो समाज को जोड़ रहे थे तो उस समय कुछ विरोधियों ने ये बात कह दी कि ये जो तुम दलित हो, किसी बालक से कि तुम दलित हो और तुम्हारा तो ये उपयोग करना चाहते हैं। वो गुस्से में वसंतराव देश केलकर जी के घर गया, उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आइए। उसको स्वाभाविक प्यास लगी तो उसने कहा पहले मुझे पानी पिलाइए। तो उन्होंने कहा अंदर जाओ, घड़ा रखा है, उस घड़े से पानी पियो और मेरे लिए भी लेकर आना। तो वो स्वयं से, वो जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, दलित कार्यकर्ता, वो अंदर गया, उसने पानी पिया, पानी लेकर भी आया। अब वसंतराव केलकर जी ने पानी पीने के बाद उससे पूछा कि बताओ भाई क्या कहने आए हो। तो उसने कहा मेरे समाधान हो गया है, मैं जा रहा हूं। उस कार्यकर्ता ने बाद में इस बात का व्रत दिया कि मुझे लोगों ने भड़काया था, संघ जातिवाद पर विश्वास नहीं करता, संघ छुआछूत पर विश्वास नहीं करता, संघ में जो समाज है वो इस देश का समाज है और समानता का अधिकार रखने वाला है। वो समान रूप से भारत में समानता के अंतर्गत ही रहेगा, ये संघ का अपना मूल विचार है। अब उन्होंने कहा कि बहुत बड़े स्तर पर इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके, चूंकि 1000 साल की प्रैक्टिस, 1000 साल उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन मेरा मानना है कि 1000 साल की प्रैक्टिस मुसलमानों के आने के बाद ये बिगड़ना शुरू, हमारा सिस्टम, इकोसिस्टम बिगड़ा है, और अंग्रेजों ने उसको सही से एक्सप्लोर करके दुष्व्यवस्था पैदा करवा दी। तो 1000 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम, दिमाग में बैठी हुई बातें, उनको बाहर निकालने में समय लगेगा। संघ की शाखा में आइए, आपको कोई कोई सरनेम नहीं पूछता, वो केवल जो भी नाम है उसके आगे जी लगाकर अपना काम चलाता है। और ये संभव है, मैं समझता हूं कि मैं मोस्टली प्रचारकों का, मोस्टली संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, जिनके विषय में मीडिया नहीं कहती, उनका सरनेम आज भी नहीं जानता। उनका नाम और जी मेरे फोन पर भी अगर मैं रिकॉर्ड करता, मैं एक नंबर फीड करता हूं, तो वो अपना कोई अगर कार्यकर्ता बताए भी कि मैं यादव हूं, कि मैं चौधरी हूं, कि मैं दुबे हूं, कि मैं तिवारी हूं, कि मैं ठाकुर हूं, मैं लिखता ही नहीं, उनका नाम लिखता हूं, जी लिखता हूं और उनका परिचय लिखता हूं, बात खत्म हो गई। ये संघ की पद्धतियों में है। जहां तक सरनेम का नाम बात आती है, तो सरनेम हमारी पहचान है, वंश की पहचान है। वंश की पहचान को जाति की पहचान नहीं मानना चाहिए। अब वो वंश जाति का घोतक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो सरनेम, जैसे मेरा सरनेम दुबे है, ये मेरे वंश की
की पहचान है, ये मेरे गांव की पहचान है, ये मेरे परिवार की पहचान है, लेकिन इसका मतलब ये ब्राह्मण की पहचान है आवश्यक नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग अनुमान लगा ही लेते हैं, वो अनुमान के आधार पर उनको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन ये हमारा विचार नहीं है कि हम जाति पर विश्वास करते हैं। पूजनी सरसंघ चालक जी के आज के पूरे जिज्ञासा समाधान में उन्होंने कहा कि भाई विदेशों के साथ हमारे हमको अगर संबंध बनाने हैं तो बनाने चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी आवश्यकता है, और संसार के साथ हमको व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन दबाव में कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई दबाव ना बना सके। भारत को संकल्प लेना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने और अपनी दम पर अपने देश का निर्माण करें। हर उस विषय पर जो विषय देश की आवश्यकता है वो स्वयंसेवक उसमें आगे बढ़े और काम करे। जिसको लगता है कि वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, वो आवश्यक नहीं है, कल के उद्बोधन में उनके था कि वो आवश्यक नहीं है कि वो संघ का स्वयंसेवक ही निकलेगा। वो विविध क्षेत्रों में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, संघ विचार को पालन कर सकता है और संघ उसके मुख हो जाएगा। समाज पूरा का पूरा सामने निकल कर आए, संघ समाज में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खड़ा है। जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसकी ताकत है, जितना उसका दायरा है, उस दायरे में संघ उनके साथ खड़ा है। मैं मानता हूं कि आज 75 साल की आयु को लेकर बिल्कुल स्पष्टता हो गई है। जो लोगों ने बीच में भड़काने की कोशिश की थी तमाम, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि कुछ यूट्यूब पर चलाने वाले कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि वो संघ या भारतीय जनता पार्टी के नजदीक हैं, संघ के संगठनों के नजदीक हैं, अच्छे से उनको जानते हैं, वो कहां से उनकी फंडिंग हो रही है, जो ये रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको पहले तो जवाब दिया मोदी जी ने लाल किले से, फिर अमित शाह जी ने धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर बात करी, फिर आज मोहन जी ने वो बात क्लियर कर दी। तो मुझे लगता है कि अब ऐसे यूट्यूब चलाने वाले, ऐसे सोशल मीडिया चलाने वाले, ऐसे वक्तव्य देने वालों के अगर आप व्यू संख्या कम कर लेंगे, अगर उनको सुनना कम कर देंगे, तो उनको समझ आ जाएगा कि वाकई में उनको ना पसंद करने वाले और उनके द्वारा जो खेल रचित किया जा रहा है वो सब खुल चुका है, वो समाज के सामने आ चुका है। मैं समझता हूं कि आज के वक्तव्य के बाद अगर किसी ने ना देखा हो तो ये तीनों के तीनों वक्तव्य सभी को सुनने चाहिए। आप दे दीजिए 3 घंटे, लगभग 3 घंटे के हैं तीनों मिलाकर, 3 या 4 घंटे के होंगे, दे दीजिए, तो संघ के विषय में जो भी कंफ्यूजन किसी को है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। और काले नेमियों को आप मना नहीं कर सकते। काले नेमी लिखेंगे, हमारे इस पर भी लिखेंगे कि आप स्पष्टता दे रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। जो संघ को नहीं जानता वो इस तरह की बात करेगा ही। जो उथला है, जिसकी गहराई कम है, जिसके जिसके हैंडपंप की गहराई कम है, पानी नीचे से नहीं पहुंच पाता, फर्स्ट स्टेटा पे लगा हुआ है, उसको इस तरह की बातें करना स्वाभाविक है। लेकिन जिसकी गंभीरता है, गहराई है, वो ऐसी बातें नहीं करता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।